चैनल एसएसडीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, एसएससी जीडी 2024 की परीक्षा के पहले पहले एक ऐसा मॉडल पेपर मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, जिस मॉडल पेपर को अगर आप देख लेते हैं, हर एक सब्जेक्ट के यानी कि चारों सब्जेक्ट के सभी सवालों को अगर आप देख लेते हैं, तो मेरा मानना है कि आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएंगे। आपकी तैयारी साथियों इस एकमात्र मॉडल पेपर से इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप अपने एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो वाकई में एसएससी जीडी 2025 में सिलेक्शन लेना, तो इस पूरे मॉडल पेपर का जो जवाब है आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए। तो सबसे पहले साथियों, हिंदी के मैं आपको टॉप लेवल के 20 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। इसमें से आपका जो स्कोर होना चाहिए साथियों 13 से 14 का होना चाहिए। तो पहला सवाल आपका स्क्रीन पर कह रहा है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ये मुझे बताइए। देखिए, प्रणम कोई शब्द नहीं होता, प्रणाम भी कोई शब्द। यहां पर अगर मैं बात करूं साथियों, प्रणाम जो शब्द होता है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी वाले की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, मुझे बताइए। किसी शब्द में अगर कैसी आ जाए तो कैसा शब्द हो जाता है, एक स्त्री लिंग शब्द हो जाता है। तो हाथी कैसा है, पानी कैसा है, आत्मा कैसी है, दही कैसा है। तो जो यहाँ पर आत्मा शब्द है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए, तत्सम शब्द के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जाए, अगर हम बात करें कुत्ते की तो ये तत्भव है, अगर पिल्ले की बात करें तब भी तत्भव, लेकिन अगर हम साथियों कुक्कुर की बात करें तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग अनुवाद में आपसे पूछा जा रहा है क्या जो उपसर्ग शब्द अनु और वाद, तो यहाँ पर साथियों जो अनु कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा, यानी कि यहाँ पर प्रवृत्ति का विलोम ऑप्शन नंबर सी यानी कि निर्वृत्ति होगा। ये आपका बिल्कुल राइट होता है, बिल्कुल निर्वृत्ति होता है। अगला सवाल देखिए साथियों कि त्रुटि सूचक विराम चिन्ह कौन सा है। देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं सी है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में आपको त्रुटि सूचक विराम चिन्ह नजर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन की सेवक का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। अगर पर्यायवाची की बात करें यहाँ पर सेवक की, तो इसको क्या बोला जाता है साथियों, भृत्य बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन है साथियों कि चपल की अगर बात करें, चपल का विलोम क्या होगा। देखिए, वाचाल, चंचल और उद्यमी नहीं कह सकते, यहाँ पर गंभीर कह सकते हैं। चपल का विलोम साथियों गंभीर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। सबसे पहली आपको ये आप देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शब्द बाग दिखाना, यानी कि ये जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी में बहुत बार पूछने की संभावना है, लेकिन इसका सही जवाब बताने से पहले आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको आने वाले समय में ऐसे ऐसे कंटेंट, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, उस ऐसे ऐसे आपकी एग्जाम की तैयारी, जो आपके क्वेश्चंस होंगे ऐसे डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और ये मॉडल पेपर उनमें से एक ऐसा मॉडल पेपर है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए डेली क्लास होती है साथियों। अगर आप इस डेली क्लास को देखते हैं और आगे अपने एग्जाम तक देखते रहेंगे, तो आपकी तैयारी इतनी हो जाएगी कि कोई भी एग्जामिनर जितना भी कठिन एसएससी जीडी का पेपर बना दे, आप जो है एसएसडीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर के स्टूडेंट हैं तो पूरे पेपर को बहुत ही शानदार तरीके से हल करोगे। 95 तरीके से आप बता दूं पूरा हल करोगे। 5% जो प्रॉब्लम होगी वो जीके में लगेंगी, और जीके में हल्का फुल्का लगती भी है। अगर 20 में से आप 16 सवाल सही कर लेते हो तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। लेकिन नहीं साथियों, मैं हिंदी में इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा साथियों कि यहाँ पर 20/20, रीजनिंग में इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि 20/20 सही होंगे, और मैथ में इतना महान बनाऊंगा कि 20/20 सही होंगे। तो यहाँ पर साथियों अगर 60 आ गए, और मान लीजिए साथियों यहाँ पर आपको 14 प्रश्न आपने सही कर दिया यहाँ पर जीके में, तो यहाँ पर 74 प्रश्न, यानी कि यहाँ पर 60 और 74, तो दुनिया का ऐसा कोई भी एग्जामिनर नहीं होगा जो आपको साथियों हरा सके। तो यहाँ पर साथियों मैं बात करूं, यहाँ पर सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का मतलब लालच देकर उल्लू बनाना, जो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है साथियों, मैं कहूंगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है, लालच देकर उल्लू बनाना। अगला क्वेश्चन है कि विरोजा का पर्यायवाची साथियों क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर विरोजा का पर्यायवाची साथियों होता है आपका राइट आंसर इंद्र का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
कह रहा है कि तद्भव शब्द यानी तद्भव शब्द बताइए, यानी कि यहाँ पर रेखा शब्द बताऊं तो तद्भव है, अगर पांत की बात करें तो ये तद्भव है, और यहाँ पर पंक्ति की बात करें तो तत्सम है। तो यहाँ पर मैं अगर बता दूं कि यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे रसा का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। एक तरीके से रत्न गर्भा कहते हैं, अचला कहते हैं, धरित्री कहते हैं, लेकिन तमसा नहीं कहते हैं साथियों, नहीं कहते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, तो उसको साथियों क्या बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनहूत उसको बोला जाता है जिसे बुलाया ना जा सके। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से शुद्ध वाक्य आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा है कि मैं आज बहुत दुखी हूं। मैं आज भारी दुखी नहीं होगा, देखिए यहाँ पर क्रम गलत है, मैं आज बहुत दुखी हूं, ये आपका बिल्कुल सही वाक्य हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि यहाँ पर उद्धत का उपसर्ग पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए उपसर्ग तो आपको उत बताना और नीचे हलंत भी लगा होना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद साथियों आपसे पूछा जा रहा है साथियों ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिणी हो जाएगा नहीं, ऋषिपल्ली हो जाएगा नहीं, यहाँ पर साथियों ऋषिका हो जाएगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी में है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर मैं बात करूं यहाँ पर अभी हम लोग जीएस के सवाल देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग के देखेंगे और उसके बाद मैथ के सवाल, और आज के ये जो हिंदी के सवाल हैं आप चल रहे हैं देखिए। तो आपको एक ऐसा मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूं जो एग्जाम के हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है जो बोला जा रहा है, नीचे लिखे जो है वाक्य जो मुहावरे का सही चयन करिए। देखिए आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं डैश करता है, सिन धुनता है या कलेजे पर हाथ रखता है या असमंजस में पड़ जाता है या फूट फूट कर रोने लगता है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर जो आपका होगा पूरा, तो आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने जो है दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है, ये यहाँ पर आना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पत्र का अनेकार्थी शब्द। देखिए पत्र को जल थोड़ी ना बोलते हैं, पत्र को पत्ता बोलते हैं, जो पत्ता बोलते हैं तो पत्ता अनेकार्थी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोला जा रहा है, आपने पूछा होगा अंजर पंजर ढीले करना, आपने भी कई बार पूछा होगा कि तेरे तो अंजर पंजर ढीले कर दूंगा। पिंजरे की मरम्मत करना, पिंजरा खाली करना, बुरी तरह मारना। अगर आप किसी को मारना चाहते हैं तो उससे बोलोगे कि मैं तेरे अंजर पंजर ढीले कर दूंगा, मतलब कि पूरी तरीके से पीटना। तो अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए इससे बहुत टाइप से सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि इसमें से कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। तो कैसे साथियों आप जवाब दोगे, मैं आपको बता देता हूं। जो पढ़ने में कठिन लगे, जो पढ़ने में कठिन लगे वो आपका तत्सम होता है, और जो पढ़ने में आसान होता है वो आपका तद्भव होता है। ये चीज थोड़ा सा कठिन है क्योंकि छा आ गया है, तो ये तत्सम है, तत्सम है। मयूर भी आपका तत्सम है। सफेद की अगर बात करें, और एक और मैं आपको ट्रिक बता देता हूं जिनको हम बहुत ज्यादा बोलते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, वो तद्भव शब्द होते हैं। तो इनमें से सबसे ज्यादा आप कौन सा शब्द बोलते हो, सफेद ही ज्यादा बोलते हो, मयूर थोड़ी ना बोलते हो, मोर बोलते हो, तो मैं कहूंगा सफेद आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन में आपके लिए लाया हूं एकदम टॉप लेवल के 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको 11 प्रश्न आपको बिल्कुल सही करना है। अगर 10-11 से नीचे आपका स्कोर नहीं जाना चाहिए, ऊपर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं। यहां पर साथियों अगर बात करें तो यहां पर संतूर के वादक हैं। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है, मोहिनी अट्टम नृत्य कहां पर किया जाता है। एक ऐसा नृत्य आ जाए जो किसी नृत्य के अंत में अट्टम लगा हो, तो वो हमेशा नृत्य साथियों केरल में किया जाएगा। वो ये पॉइंट और ये ट्रिक हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मोहिनी अट्टम कहां नृत्य किया जाता है, केरल में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए देखिए, लिखा हुआ है कि कला, यानी कि कौन सी कला का अभ्यास जो है भारतीय उपमहाद्वीपीय के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। तो अगर बात करें साथियों मधुबनी की, तो मधुबनी कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीपीय के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है, यानी कि भारत का पिकासो किसे बोला जाता है। तो यहाँ पर मकबूल फिदा जो हुसैन होता है, इन्हें भारत का पिकासो के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए कि किस राज्य में
अगला क्वेश्चन है कि ड्री त्योहार मनाया जाता है, यानी कि ड्री त्योहार की यहाँ पर बात चल रही है, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ये त्योहार मनाया जाता है, जिस त्योहार का नाम है क्या साथियों, ड्री त्योहार, और ये त्योहार आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस देश में मनाया जाता है? और आपके एग्जाम में आपके ये सवाल आ जाएं तो ये आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है साथियों। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अगर इसकी बात करें साथियों कि ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए। आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को लाइक कर देते हैं, तो अगला मॉडल पेपर मैं बहुत जान लगा के बनाऊंगा और बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊंगा, बहुत शानदार, बहुत चुनिंदा प्रश्न आपके सामने लाऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से होता कुछ नहीं, बस मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है, और मेरा मोटिवेशन जब बढ़ेगा तभी तो मैं आपके लिए अच्छे से वर्क कर पाऊंगा और एनर्जी से वर्क करूंगा और मेहनत से वर्क करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। हिंदी देखिए, यहाँ पर हिंद स्वराज एक पुस्तक है और ये एग्जाम में सैकड़ों बार पूछी गई कि हिंद स्वराज नाम की एक पुस्तक है, ये किसकी है? तो ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। महात्मा गांधी जी ने ही ये लिखा था, हिंद स्वराज नामक की पुस्तक। उसके बाद देखिए साथियों कि अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साथियों लॉ प्रशासन से संबंधित है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद तुथ लिखी थी? तो यहाँ पर जो इस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं, यानी कि महात्मा गांधी जी की एक पुस्तक है जो स्टोरी ऑफ माई जो है एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों पर 2 नोबेल प्राप्त किए हैं? तो यहाँ पर साथियों पियरे क्यूरी की बात चल रही है। इन्होंने 2 अलग अलग विषयों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये साथियों संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल है साथियों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो ये साथियों चुनाव से संबंधित। जो भी 324 से 329 तक अनुच्छेद हैं, इन सभी का संबंध कहीं ना कहीं चुनाव का जिक्र हुआ है। उसके बाद देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? तो क्या अगर बात करें साथियों, राइट आंसर अनुच्छेद 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यानी कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? तो मैं कहूँ अनुच्छेद 18 है, जिसके तहत भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया गया था। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने शुरू किया गया था? तो यहाँ पर जो ये सत्याग्रह शुरू हुआ था, ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। 1935 में स्टार्ट हुआ था और किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा शुरू हुआ था। ये बात आप लोग याद रखेंगे। जो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया? मुझे बताइए। तो चलिए यहाँ पर अगर बात करें 1941 में, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1941 में दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। राइट आंसर आपका वी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में पारित किया गया है, प्रारंभ किया गया? तो ये साथियों बिहार में प्रारंभ किया। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो किसे गुरु माना था? यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब
जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था साथियों? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि वह मार्ग कौन सा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बतीय स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक प्रशाखा का हिस्सा बनता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? नाथुला दर्रा की बात चल रही है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अब आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। आपने सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखे, अब आप देखेंगे रीजनिंग के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन और उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चन। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया, यानी कि दर्पण को यहाँ पर रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है? यहाँ पर रखा गया है। तो दर्पण को तो यहाँ पर FRP4 PW5 ये कैसा दिखेगा? मान लीजिए ये दर्पण है, देखिए ये दर्पण है और ये आपका रखा, तो ये अगर दर्पण में लिखते हैं तो ये आपका जैसा है वैसा दिखेगा और दर्पण में अगर V लिखते हैं तो V जैसा दिखता है तो ये आपका उल्टा दिखेगा। मैं समझा चुका हूं कि मैं जो कहना चाहता हूं, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब एक पॉइंट ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि सबसे जो अंत में होता है वो सबसे पहले दिखता है। तो ये जो इसका मुंह दाईं तरफ है साथियों और इसका मुख अब बाईं तरफ हो जाएगा साथियों। अब W जैसा है ये वैसा ही लिखे जाएगा और P का मुंह कैसा है, ये दाईं तरफ हो जाए बाईं तरफ हो जाएगा और P जो है आपका उधर हो जाएगा और FR का मुंह बाईं तरफ हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं साथियों, अगर ऐसा आपको कहां पर नजर आ रहा है तो बताइए साथियों कि ये आपका कहां पर नजर आ रहा है? तो ये साथियों दर्पण है, इसको ना जोड़िए। तो ऐसा आपको कहां पर नजर आ रहा मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों ऐसा ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा तो मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें कि जैसे 77 से 11 बना दिया गया वैसे 259 से यहाँ पर क्या बनाया जा सकता मुझे बताइए। एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि भैया 77 को अगर हम 7 से भाग दे देते हैं तो 11 आ जाता है। तो क्या इसको भी 7 से भाग दें? देखिए देख लेते हैं 7 से भाग दे के। 7 तियां कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 4 बचेगा, ये आपका 49 हो जाएगा। 7 सते 49, तो 37 यहाँ पर है। तो आपको इतना देखना है कि 37 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है। अगर ऑप्शन में है तो मैं कहूंगा जैसे 77 से 11 बनाया वैसे 259 से मैंने 37 बना दिया। आंसर जिनका भी है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि यहाँ पर C V का भाई है। तो यहाँ पर बात करते हैं साथियों, V आपका ये हो गया और B का भाई आपका C ये है आपका। अब यहाँ पर बात करते हैं V का भाई C है, इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है साथियों कि D E के दाता या नाना है। D की बहू V है, यानी कि D की बहू कौन है? B है। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों देखिए कि अब यहाँ पर अगर बात करें D की बहू D ये हो गई। अब D की बहू B होंगी कैसे होगी? अब D का कोई बेटा होगा और उस बेटी की शादी V से हुई होगी तभी तो D की बहू V हो सकती है। यानी कि ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं, ये इनकी माँ है और B का भाई C है। मैं तो आपको बता चुका हूं। अब कह रहा है कि A E का पिता है। अब A, अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए यहाँ पर कि जो A E है ये जो है E के कौन है? D E के दादा हैं या नाना है। मान लीजिए D है ये उसका बेटा है। अच्छा बेटे का बेटा एक तरीके से यहाँ पर क्या बताया गया है? E बताया गया। कह रहा है कि E के दादा कौन है? तो E के दादा D हैं, तो पिताजी के ही तो दादा होंगे। इतनी सी बात आपको मालूम पड़ गई। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है ये ई के पिता, यानी कि इस ई के पिता ए हैं, यानी कि डी का पिता कौन है? ई है। तो यहाँ पर ए हो गया, ये आपस में दोनों पति पत्नी हैं और ये जो है इनका भाई है। उसके बाद कह रहा है कि सी का ई से क्या संबंध है। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर कई सारे लोग यही नहीं बता पाते हैं कि सी का ई से क्या संबंध है। वो कभी कभी सी का ई उल्टा कर देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जहां पर से लिखा हुआ है उससे पहले जो लेटर आया है आपको ये देखना है कि ये बंदा क्या कहेगा इसको, यानी कि ये ई क्या कहेगा इसको, ये ई क्या कहेगा इसको। ये तो इनकी माता है भी,
माता का भाई हैं, तो आपकी माता का भाई कौन होगा? आपका मामा ही तो होगा। तो मैं कह सकता हूं कि सी का ई से क्या संबंध है? मामा का संबंध है, तो मामा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिनका आंसर डी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए बताइए। एक निश्चित कूट भाषा में SINGER को TKROUX के रूप में लिखा जाता है, और उसी कूट भाषा में ROOKIE को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पर S आपका 19 पर, I होता है 9 पर, और आपका N होता है 14 पर, और G 7 पर, E होता है 5 पर, R 18 पर, उसी प्रकार T 20 पर, K 11 पर, R 18 पर, O 15 पर, और U 21 पर, X आपका 24 पर। अब देखिए 19 से आपका 20 हुआ है, 2 बढ़ा है, यानी कि 1 बढ़ा है। पहले 1 बढ़ाया गया, फिर यहाँ पर देखिए 2 बढ़ा है। तो उसके बाद देखिए 14 से यहाँ पर क्या हो गया? 18 हो गया, 4 बढ़ा दिया गया। अब ऐसे ऐसे चल रहा है, क्या मैटर देख लेंगे। यहाँ पर भी पहले 1 बढ़ाया गया है, तो R में 1 बढ़ाएंगे तो S आएगा। उसके बाद ये 9 से 11 हुआ था, यानी कि 2 बढ़ाया गया था, यानी कि 15 से 2 बढ़ाएंगे, वो 15 पर होता, 2 बढ़ाएंगे तो क्यों हो, यानी कि SQ यहाँ पर है। तो यहाँ पर साथियों ये 14 पर है, और 14 से क्या हो गया? 18 हो गया, यानी कि 4 बढ़ाया गया। तो O में 4 बढ़ाएंगे साथियों, क्या आएगा? S आएगा। मैं कहूंगा S सिर्फ यहाँ पर है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इतना करेंगे, आप स्किप कर देंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप एग्जाम में होंगे तो आप इसको आंसर टिक करके अगला बढ़ जाएंगे, लेकिन आप सोल्यूशन देखिए पूरा। साथियों देखिए, ये G 7 पर होता है, और ये आपका ये 15 पर आ गया, यानी कि 7 से एकदम कितना बढ़ा दिया गया? यहाँ पर बहुत बढ़ाया गया। अच्छा 8 बढ़ाए, यहाँ पर 1 बढ़ाया गया, फिर 2 बढ़ाया गया, और यहाँ पर एकदम 4 बढ़ाया गया, यानी कि 8 बढ़ाया गया। यानी समझ रहे हैं ना कि डबल डबल यहाँ पर बढ़ रहा है, डबल डबल। तो ये चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप देख लेते हैं। यहाँ पर 16 बढ़ेगा, यही होगा। अगर देख लीजिए, बता देता हूँ। 7 से क्या हो गया साथियों? यहाँ पर 7 से ही आपका 15, यानी कि ठीक है उतना बढ़ा। और E होता है 5 पर, 5 पर होता है, यानी कि ये आपका कितना हो गया? U 21 पर हो गया, यानी कि 16 ही तो बढ़ा है। अरे भाई 5 से 21 हुआ है, कितना बढ़ा? 16 ही तो बढ़ा है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि नेफ्रोलॉजिस्ट का गुर्दे से वही संबंध है जो कार्डियोलॉजिस्ट का हृदय से है, फेफड़े से है, पित्ताशय से है, अग्नि से है। देखिए गुर्दे की डॉक्टर को एक तरीके से नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है, जो गुर्दे का इलाज करता है। उसी प्रकार जो हृदय का इलाज करता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर का, उस विकल्प का चयन करिए जो निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में है। देखिए एक सवाल यहाँ से ऐसा साथियों आपसे पूछा जाता है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे? देखिए 1 2 3 4 जो आपके 5 वर्ड आपके सामने हैं, अगर आप इनको अंग्रेजी वर्ड माला के अकॉर्डिंग लगाएं, जैसे कि डिक्शनरी में लिखे होते हैं, तो सबसे पहले ए वाले वर्ड लिखे होते हैं, फिर बीबी वाले लिखे होते हैं, फिर साथियों ABC करके लिखे होते हैं, एक आपने देखा होगा। तो वही चीज आपसे पूछा जा रहा है, आपसे देखिए। अब मुझे ये बता दीजिए साथियों क्या कि यहाँ पर जो UN है यहाँ पर भी है, और UN यहाँ पर भी है, UN यहाँ पर भी है, और UN यहाँ पर भी। अब E भी आ रहा है, तो ये हम नहीं बता सकते कि कौन यहाँ पहले आएगा। अब देखिए यहाँ पर V पहले आता है या C पहले आता है, तो मैं कहूँगा C पहले आएगा। X तो पहले आएगा नहीं, और M आ जाएगा। तो पहले आप लोग देखेंगे, यानी कि 5 आ जाएगा, फिर ये हो गया। अब देखेंगे कि X पहले आता है या V पहले आता है, मैं कहूँगा X पहले आएगा। अब इसमें से देखिए साथियों, यानी कि XP यहाँ पर भी है, XP यहाँ पर भी है, लेकिन पहले L नहीं आता है, E आता है। तो यहाँ पर 4 आएगा और ये 3 आएगा, यानी कि 25 43 आपका कहाँ पर लिखा हुआ है? ये ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला, यदि सफेद को काला कहा जाता है और काले को क्या कहा जाता है साथियों? एक सेकेंड। काले को भूरा कहा जाए, भूरे को लाल कहा जाए, लाल को हरा कहा जाए, नीले को पीला कहा जाए, और यहाँ पर इस टॉप सिग्नल लाइट का रंग क्या होगा? देखिए इस टॉप सिग्नल लाइट का रंग क्या होगा? लाल होगा साथियों। यहाँ पर देखिए ये कि लाल को साथियों क्या बोला गया? लाल को हरा बोला गया। तो आपका जो आंसर होगा साथियों वो लाल नहीं होगा, हरा होगा। मैं कहूंगा आंसर आपका हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कि एक निश्चित कूट भाषा में TWO को 3 लिखा जाता है और FIVE को 4 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में EIGST को क्या लिखा जाएगा? आप बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा, या 5 लिखा जाएगा, या 8 लिखा जाएगा? देखिए सिंपल सा लॉजिक आपसे पूछा जा रहा है, 3 लेटर है तो 3 लिख दिया गया, 4 लेटर है तो 4 लिख दीजिए, अब 5 है तो 5 लिख दीजिए। तो जिनका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार प्रिंटर का संबंध हार्डवेयर से है, अब प्रिंटर की अगर बात करें तो इसका संबंध हार्डवेयर से है। अब अगर बात करें साथियों यहाँ पर माउस, अब यहाँ पर बात करते हैं माउस हो गया या कीबोर्ड हो गया, ये आपका सब हार्डवेयर। तो उसी प्रकार जो वेब ब्राउजर है ये क्या होगा? ये आपका सॉफ्टवेयर होता है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको लग रही होगी इस पिक्चर में, मैं आपको समझा दूंगा। कह रहा कि दिए गए पिक्चर में उस वेन आरेख को समझाइए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सर्वोत्तम रूप से दिखाता है। तो यहाँ पर जो जी है ये साथियों ये आपका गर्ल्स हैं, और बी जो बोले तो यहाँ पर लड़के, और यस के अंतर्गत छात्र आएंगे। और छात्र के अंतर्कथित तो बता दूं कि लड़के भी आ जाएंगे इसमें और लड़कियां भी आ जाएंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि जितने भी लड़के हैं सब छात्र हो? कुछ नहीं हो सकते, कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो छात्र नहीं होती हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें कि बॉयज, कह रहे हैं कि बॉयज के अंदर लड़कियां आ जाएंगी, कैसे भाई, कैसे गर्ल्स आएंगी? ये तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है साथियों कि बॉयज के अंदर गर्ल्स आएंगे। अरे भाई सभी, क्या सभी गर्ल्स एक तरीके से बॉयज थोड़ी ना हो सकती हैं? अब बॉयज अलग होते हैं, गर्ल्स अलग होती हैं, ये भी नहीं हो सकता आंसर। अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों स्टूडेंट यानी कि छात्र, यानी कि सभी स्टूडेंट में गर्ल्स आ जाएंगे, लेकिन गर्ल्स बॉयज कुछ ही आएंगे। ये देखिए, ये तो मैं कह सकता हूँ कि सभी स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट, मान लीजिए कि इतने बॉयज जो हैं स्टूडेंट होंगे और इतने बॉयज है ये स्टूडेंट नहीं होंगे, लेकिन ये बात गलत है कि सभी जो गर्ल्स हैं वो सभी स्टूडेंट नहीं। यहाँ पर यही मैटर होना चाहिए जो मैटर हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो अब ये तो स्टूडेंट है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ बॉयज, यानी कि इतने बॉयज साथियों स्टूडेंट हैं और इतनी गर्ल्स साथियों यहाँ पर स्टूडेंट हैं। बाकी ये गर्ल्स ये स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर कुछ गर्ल्स स्टूडेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो मैं कहूँगा ये सबसे सटीक आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर बात करें साथियों, अब आपके सामने मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अब 10 टॉप लेवल के मैथ के क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, जो 10 टॉप कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श को, यानी कि एक कमरा है, क्या है साथियों, अगर बात करें तो एक कमरा यहाँ पर बताया गया है जिसकी एक जो भुजा है 12 है और एक भुजा क्या साथियों 15 है, ऐसे करके बताया गया है। तो कह रहा है इस कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए वर्गाकार टाइलों की कम से कम संख्या क्या होगी? यानी कि इसमें अगर टाइल बिछाई जाए साथियों वर्गाकार करके ऐसे करके, तो कह रहा है कि उनकी कम से कम संख्या यानी कि कितने टाइल लगेंगे, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है साथियों। तो यहाँ पर बस इतनी सी बात है, पूरे फर्श पर कितनी टाइल लगेगी, ये सवाल अगर आपके सामने आता है कि एक कमरा होता है और उस कमरे की लंबाई चौड़ाई दी जाती है और पूछा जाता है कि इसमें कितने वर्गाकार टाइल आ सकते हैं कम से कम, तो आप कैसे निकालेंगे? पता है, दो संख्याएं आपको दे रखी होंगी 15 और 12, या कोई भी संख्या दे रखूं, तो सबसे पहले साथियों उनका हम लोग HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। अगर बात करें ये 3 से कटेगा साथियों, 3 5 15 हो जाएगा। अब ये 5 से अलग कटेगा, 4 से अलग कटेगा। अब यहीं पर हम लोग रोक देंगे और यही आपका HCF हो जाएगा। अब आपको 12 गुणा 15 करना है और नीचे आपको 3 गुणा 3 करना। देखिए ये 12 15 कैसे आया, भुजाएं दे रखी हैं। 3 कैसे आया, तो 3 गुणा 2 का ये HCF है। 3 एकम 3, 3 चौको 12, ये आपका टी है, और 3 5 15 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 20 होगी। तो 20 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ गए साथियों? अगर ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए। कह रहा है कि 40 दर्जन केले 1440 रुपए में बेचने पर
40 दर्जन केले हैं जो कि 1444 रुपए में बेचे जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद साथियों क्या लिखा है कि बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है कहा जा रहा है। अब हमको करना क्या है साथियों, यहाँ पर देखिए 20% का लाभ हो चुका है। अब हाँ, यहाँ पर उसके बाद लिखा है कि 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20 दर्जन केले कितने में बेचने होंगे। देखिए बहुत टॉप लेवल का ये क्वेश्चन है। अब क्या क्या साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है उसको एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि 40 दर्जन केले 1440 रुपए में अगर बेच रहे हैं, तो अगर हम ये मानकर चलें कि एक दर्जन केले कितने में बेचे जा रहे हैं, तो साथियों 1440 के 40 से इसको भाग करवाना होगा। तो साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 तियां 12, 24 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, यानी कि 36 रुपए है। यानी कि प्रति दर्जन 36 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से केले साथियों बेचे जा रहे हैं। और कह रहे हैं कि व्यक्तियों को 20% का लाभ होता है, यानी कि 36 रुपए में अगर केले बेचे जा रहे हैं तो 20% का लाभ होगा, यानी कि 120% की वैल्यू है वो साथियों 36 है। तो जरा ये निकालिए कि आपके जो 36 रुपए में केले बेचे जा रहे हैं तो प्रति दर्जन, तो कितने दर्जन में केले खरीदे गए। तो 120% की वैल्यू 36 है, 100% की वैल्यू निकालोगे वही आपका क्रय मूल्य होता है, यानी कि 100% की कैसी वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ पर ये आपकी इतना आ जाएगा 20 पंचे और 20 छंग, यानी कि 6 यानी 36, यानी कि 30 रुपए में साथियों केले खरीदे गए हैं। 20 पंचे हो जाएगा, काटोगे इसको तो यहाँ पर 30 रुपए में केले खरीदे गए हैं और 36 रुपए में बेचे जा रहे हैं, तो 20% का लाभ हो रहा है। और पूछा जा रहा है कि 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20 दर्जन केले कितने में बेचने होंगे। अब 30% का लाभ चाहिए है, यानी कि ये 30 का 130% निकालेंगे। अब 130% जब निकालेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर निकालते हैं, और इससे ये अब 13 तियां आप लोग कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और तो इतने में जब केले बेचेंगे तो 39 में, तो यानी कि यहाँ पर 30% का प्रॉफिट होगा। अब हमें तो पता चल गया कि 39 रुपए के प्रति दर्जन के हिसाब से केले बेचते हैं तो हमें 30% का प्रॉफिट होता है। तो कह रहा कि 20 दर्जन केले कितने में बेचे जाएंगे, तो कह रहा कि 39 रुपए में बेच रहे हैं, 20 दर्जन केले कितने में बेचे जाएंगे। 39 दूना कितना होता है साथियों, 78 जीरो होता है। मैं कहूंगा कि 20 दर्जन केले 780 में बेचे जाएंगे। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर के सवाल की, ये सभी के सभी मैथ के टॉप कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि वो कॉन्सेप्ट हैं जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों कि एक वस्तु को 254.38 रुपए में बेचने पर 10.6% का लाभ होता है, और यदि इसे 224.52 में बेचा जाता है तो हानि होगा या लाभ होगा, क्या होगा मुझे बताइए। देखिए ये पॉइंट में है सब संख्याएं, तो आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा आसान बनाना होता तो पॉइंट में दे देता, अगर पॉइंट में आ जाए तो आप कैसे करेंगे। एक वस्तु को 254.38 में बेचा जाता है तो 10.6 का लाभ होता है, यानी कि 100 आपका कितने में 110 पॉइंट। देखिए यहाँ पर साथियों, यहाँ पर 100 जो आपका है 110 की जो है हम कराएंगे जो है वह 250। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर 100% की निकालें तो साथियों 254 3.8 110.6 और गुणा करा देते हैं, तो यहाँ पर ये साथियों अगर हम पॉइंट हटाते हैं, ये तो ये पॉइंट हटाया साथियों, 2 जीरो यहाँ पर बैठा देते हैं। अब यहाँ पर साथियों ये हम बैठा दिए। अब देखते क्या है कि ये 100 से आपका इस 100 आपका कैंसल हो जाएगा। अब आपके सामने आ जाएगा जो आएगा 25,438, एक जीरो लगा लीजिए, और नीचे आपका क्या आ जाएगा साथियों 1106 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1106 आएगा। अब इसको आपको कैलकुलेट कराना है। जब आप इसको कैलकुलेट कराओगे तो आपके सामने साथियों क्या निकल के आएगा, तो आपके सामने क्रय मूल्य निकल कर आएगा, यानी कि किसी वस्तु को 254 में बेचा जाता है तो 10.6% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना था। क्रय मूल्य आपके सामने, जो क्रय मूल्य आपके सामने आएगा और विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, तो आप बहुत आराम से साथियों बता सकते हो लाभ। क्या बता सकते हो, लाभ।
तो यहाँ पर अब हमारे सामने बड़ा चैलेंज ये है कि इस नंबर को काटना है। ये नंबर को कैसे काटना है ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये आपका कितना है, देखिए ये क्या कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर हो चुका है। देखिए 1 सेकेंड हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कैसा क्या हो रखा है। देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ पर आप लोग का सब सही है। अब यहाँ पर इन सबको मैं हटा देता हूँ। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको हटा देते हैं हम लोग। देखिए इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। देखिए हट गया। अब आपको बता दूं कि आप लोग ट्रिक कैसे कैसे करते हैं। अगर इसकी भाग की मैं बात करूं कि ट्रिक से कैसे करेंगे, ये है आपका 1106 और ये है आपका तकरीबन आपका, एक तरीके से मैं बात करूं तो ये इसकी अगर भाग करें तो यहाँ पर ये आपका 11 दूना कितना होता है, 11 दूना साथियों 22 होता है और ये कितना है साथियों 25। तो हमें साथियों थोड़ा सा बढ़ाना होगा। यानी कि अगर हम साथियों 1106 की गुणा 23 से करते हैं तो कितना आता है, 6×18 हो जाएगा आपका। और 6×18 हो गया। और एक तरीके से अगर बात करें साथियों यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 एकम 3 हो जाएगा और 2 छंग आपका 12 हो जाएगा और 2 एकम 2 2 एकम 2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए साथियों, 3 आ गया, 4 आ गया और ये आपका 2 आ गया, यानी कि 2,00,000 आपका 25,438। अब 25,438 आ गया, यानी कि मैं कह सकता हूँ इसको जो हम कट करेंगे तो आपका 23 आ जाएगा। अब यानी कि यहाँ पर अब मैंने ये बात समझ रखा है कि इतनी सारी मेहनत करके, इतनी सारी कैलकुलेशन करके 230 आया और ये 230 पता क्या है, ये आपका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है 230 रुपये। यानी कि 254 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा था। तो हमें यह निकालना था कि भैया क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य आपके सामने आ चुका है, यानी कि खरीदा है आपने 230 में और अब कह रहे हैं कि इसे 224 में बेचा जाता है, तो लाभ बताइए। यानी कि अगर साथियों यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर बात करते हैं कि 230 में से हम माइनस करें अगर 224.25 माइनस करें तो तकरीबन 5.75 निकल के आएगा। इतने का प्रॉफिट हुआ। अब इतने का प्रॉफिट जो है नहीं हुआ है, ये हानि हुई है। अब हमने खरीदा था 230 का और बेच रहे हो 224 कुछ का, तो ये हानि कितने का हो रहा है, 7 पॉइंट कुछ का हो रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हमको बात क्या करना है, यहाँ पर इसको प्रतिशत में बदलना होगा और इसको बदलने के लिए 100 से गुणा कराते हैं और नीचे क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पर मतलब कि 230, अब ये कट जाएगा, इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर देंगे। अब इतना तो तय है कि हुआ क्या है, आपको हानि हुई है, इतना पक्का हो चुका है। लाभ हो नहीं सकता है, या तो 5% की हानि होगी या 2.5% की हानि होगी। तो अगर बात करें साथियों 230 तकरीबन 2.5% है, ये 5 गुना थोड़ी ना है, ये 2.5 है। तो मैं कहूँगा हानि जो आपकी होगी ये 2.5% होगी। ये ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ये आंसर नंबर ए में लिखा हुआ है। सवाल थोड़ा सा लेंथी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल अगर आता है और इस सवाल को अगर आप कर जाते हैं तो मेरा मानना है कि हजारों हजार इसको छोड़ कर आएंगे और वही हजारों हजार लड़के लड़कियां आपसे पीछे हो जाएंगे और आप उनको पछाड़ दोगे एक तरीके से। तो वो कॉन्सेप्ट जो थोड़े से कठिन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। अब निम्नलिखित व्यंजक का मान बताइए, यानी कि यहाँ पर आपके सामने एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसमें से साथियों आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखिए और बताइए यहाँ पर सही जवाब आपका कैसे क्या हो सकता है, बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि यहाँ पर कहीं पर ऑफ लिखा हुआ, अगर ऑफ लिखा है तो उसको आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब उसका मतलब होता है आपका गुणा, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे भाग को। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए कि 3 गुणा 4 भाग 3 और ऑफ यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए ये तो है कि 3 चक्कू आपका कितना होता है, सबसे पहले आएगा अगर बात करूं तो 3 गुणा 24 आ चुका है, 3 गुणा 24 आ चुका है आपका। और ये साथियों भाग कितना, 3 चक्कू 12 आपका आ जाएगा। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको आप साथियों सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 4 24 तिया कितना हो जाएगा आपका, 72 हो जाएगा। और 72 हो जाएगा तो 72 भाग और ये साथियों 12 आ जाएगा ऊपर। और अब अगर बात करें साथियों ये क्या आ जाएगा, ये माइनस, और माइनस आपका आ चुका है और ये 3 यानी कि भाग 2 आ जाएगा।
यहाँ पर। अब अगर गुणा की बात करें, ये 3 में से 4 जाएगा तो माइनस में क्या आएगा, माइनस में 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा साथियों। उसके बाद गुणा 2 प्लस 6। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि ये 6 लिख दिया और ये आपने भाग कर दिया और इसकी गुणा हो जाएगी 4 तिया 12, यानी कि ये आपका 12, यानी कि 6/12 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाता है, 6/12 यहाँ पर आ चुका है। अब हम लोग देखते क्या है कि 6/12 हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कराते हैं, 12×5 60 और 12 छंग आपका 72, यानी कि 1/6 आ चुका है। अब बात करें ये 2 से, ये 2 आपका कैंसिल। अब यहाँ पर माइनस का 3 गुणा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस आपका 3 हो जाएगा और प्लस आपका 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब इसको अगले स्टेप में कैसे आप सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 1/6 और 1/2, इसको आप साथियों सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी हम बात कर रहे हैं साथियों। 2 एकम 2, 6 कम 6 कितना हो जाएगा 8, 8 बट्टे कितना हो जाएगा 12, इसको अगर कट करें 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और कट करते हैं तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 3/1 और 2/3, ये वाला मैंने 3 यहाँ पर लिखा हुआ। अब इसको साथियों कैलकुलेट करा लेते हैं, नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर 3 तिया 9 प्लस आपका 2 आ जाएगा, यानी कि 11/2 आ जाएगा, 11/3 आ जाएगा, सॉरी। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे साथियों, 3 आ गया और 3 तिया 9, क्या आ चुका है यहाँ पर 3 सही, मैं कहूँगा 2/3 आपका आ जाएगा। 3 सही 2/3 कहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए क्या आपका राइट जवाब जाता है, किस ऑप्शन के साथ जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसकी हम बात करते हैं साथियों कि एक व्यापारी ने पेंसिल के 360 पैकेट 15 रुपए प्रति एकड़ की दर से खरीदे, यानी कि उसने 360 पैकेट खरीदे हैं और एक पैकेट कितने रुपए का है, तो 15 रुपए का है। और उसने, अच्छा ये बताइए पहले मुझे कि उसने कितने रुपए का माल खरीदा, यानी कि एक पैकेट कितने का है, एक पैकेट 15 का है और 360 पैकेट खरीदे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसकी गुणा आप करा लेते हैं कि 36 की गुणा 15 से कराते हैं, 56 30 और आपका 30 ये 18, ये 36 आ चुका है, ये आपका 0 और 14, यानी कि आपका 520 आएगा और आपका जो क्रय मूल्य आएगा वो साथियों 520 और 540, ये जीरो नहीं लगाया था, ये जीरो लगा देते हैं। तो आपने जो सामान खरीदा है वो 5400 का खरीदा। एक काम करिए, इसको आप हटाते हैं, इसको हटा दिया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 15 रुपए की दर से आपने 360 पैकेट खरीदे हैं 5400 के। अब उस कह रहा है कि उसने जो है जो 15 पैकेट है, अगर 60% पैकेट हैं या 18 रुपए के प्रति पैकेट की दर से बेचे। अब उसने 360 के 60% के पैकेट कितने हो गए, देखिए 60% पैकेट कितने हो गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर ये 36 की गुणा हम लोग कराते हैं किससे, 6 से, ये 18 और 21, यानी कि 200 आपके 16, 216 आपके पैकेट कितने रुपए की दर से बेच दिए। इसको मैं हटाता हूं, चलिए इसको मैं साथियों हटा देता हूं यहाँ से। 216 आपका आया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 216। अब 216 पैकेट उसने क्या कह रहा है कि टोटल पैकेट 360 पैकेट का मैंने निकाला प्रतिशत, तो 216 पैकेटों को 18 रुपए की दर से बेचा है, यानी कि एक पैकेट 18 रुपए का बेचा है। और कह रहा है कि प्रति पैकेट के दर से शेष पैकेट 20 रुपए प्रति उसके बेचा है। तो शेष पैकेट कितने, टोटल 360 पैकेट थे और 216 पैकेट आपके 18 के हिसाब से बेचे। अब बचे कितने साथियों, ये आपको देखना है, 4 आ जाएगा, ये आपका 35 हो जाएगा, यानी कि 19 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 19 नहीं साथियों, ये 14 हो जाएगा, यानी कि 144 आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, 144 आ जाएगा। और ये साथियों आपके 144 पैकेट बचे हुए हैं। अब मैं कह सकता हूं कि 216 पैकेट ने 18 की दर से बेचे। अब लेकिन 144 उसने कितने रुपए का बेचे हैं, यानी कि एक पैकेट उसने 20 रुपए का बेचा, खरीदा था उसने 5400 का। अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों कि 216 की गुणा 18 से कराते हैं
216 की जब आप गुणा 18 से कराएंगे तो आपके साथ साथियों 216 की गुणा 18 से कराएंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 1 मिनट, क्या आएगा 216 3888, 3888 आपके पास आ चुका है। प्लस 144 की गुणा, 144 की गुणा अगर आप 20 से करेंगे तो 2880 आएगा, 2880 आएगा। और अब आप अगर इन दोनों को साथियों जोड़ देंगे तो अब इन दोनों को जोड़ने के बाद आपके पास क्या आएगा, देखिए 6768 आएगा। क्या आएगा, 6768 आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपने पूरे पैकेट 5400 रुपए के खरीदे और आपने बेचे कितने के, 6768 के बेचे। तो मैं कह सकता हूं कि इनको घटा लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि लाभ कितने का हुआ है। तो लाभ की अगर बात करें साथियों, 6768 में से अगर हम घटाएंगे, 6768 में से अगर हम घटाएंगे 5400 घटाते हैं तो आपके सामने क्या बचेगा साथियों, तो आपके सामने साथियों क्या बचेगा, तो आपकी 8 6 और ये 3 और 1 यानी कि 1368 आपके सामने बचा। तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 1368 का आपको प्रॉफिट हुआ। अगर हम बात करें 1368 को बस आपको प्रतिशत में बदल लेना है तो यहाँ पर 1368 गुणा 100 आ जाएगा। नीचे हमेशा क्रय मूल आता है, क्रय मूल 5400 है तो यहाँ पर क्रय मूल आ गया। इन दो जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 5 45, 9 6 54 हो जाएगा और यहाँ पर 4 जाएगा यानी कि यहाँ पर 45, 1 जाएगा, 9 दूना 18, ये 6 दूना 12 और 32 और ये आपका 25 यानी कि 2.0 बढ़ाया 6 चौक 24 यानी कि 25.4% का आपको प्रॉफिट होगा। 25.4% कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है मैं कहूँगा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन बहुत शानदार था, क्वेश्चन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड था, यानी कि एग्जाम में आने वाला सवाल जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए अब अगर बात करें साथियों अगला क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या के 3/4 का 80% 63 है तो वो संख्या क्या है। मान लीजिए वो संख्या x है, मान लीजिए 3/4 का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर 80/100 यानी कि इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 63 आएगा। तो आपको संख्या बताना है यानी कि x का मान क्या होगा। देखिए अगर 20 सकू बात करें, 20 सकू 80, 20 पंचे आपका क्या हो जाएगा इतना, यानी कि x बराबर आपका कितना आएगा 63 गुणा आपका इधर आ जाएगा 5, आपका ये 3 नीचे आएगा, 3 कम 3, 3 दूना 6 यानी कि 21 पंचे कितना होता है साथियों, 21 पंचे 5 कम 5, 5 दूना 10 यानी कि x बराबर 105। 105 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। जिनका आंसर बी है मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए अब, की कह रहा है कि पाइप ए और पाइप बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में क्रमशः खाली कर सकते हैं। अगर पाइप ए की बात करें साथियों और पाइप बी की बात करें तो पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में खाली कर देता है और खाली कर देता है उसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। बी उसी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर देता है और कह रहा जो है पाइप सी उसी टैंक को 4 घंटे में भर देता है और ये सी जो है 4 घंटे में भर देता, प्लस लगाते हैं तो कहता है ए बी सी को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 35% भाग कितना समय लगेगा भरने में। तो हमें ये मालूम करना है कि ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। ये तो बाद की बात है, ये तो निकाल ही लोगे। तो ये हमें निकालना कि पूरा टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगला स्टेप, यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 16 के पहाड़ में भी है, 24 के पहाड़ में भी है और 4 के भी पहाड़ में है। तो 16 या 18 और 24 दूना 48 और यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा। अब 4 कम 4, 4 दूना 8 ऐसे करके आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी खाली करता है, बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी कम करता है और 4 1 घंटे में 12 लीटर पानी भर देता है। मान लीजिए सी ने 12 लीटर पानी भरा और इन दोनों ने मिलकर 5 पानी खाली कर दिया तो मैं कह सकता हूँ 7 लीटर पानी भरा गया। क्या कि 1 घंटे में कितना पानी भरा गया, तो 1 लीटर में साथियों 7 पानी भरा गया। यानी कि अब यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं। देखिए ये नंबर क्या होता है, टोटल काम होता है। अब ये टोटल पानी है यानी कि टोटल पानी कितना है साथियों 48 है। अब 48 है और अब अगर हम बात करें साथियों कि ये सवाल पूछा जाता ये
क्या पूछा जाता कि इस पूरे पानी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 48/7 घंटे का समय लगेगा। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। अब 49 होता तो 7×7 यानी कि 6 पॉइंट करके कुछ आता, यानी कि 6.8 करके कुछ आंसर आता। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि इस टोटल काम का, इस टोटल पानी का 35% भरना है। तो साथियों हम क्या करेंगे यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं 48% का, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, 35% निकालेंगे। अब हमें पता क्या प्राप्त होगा, यानी कि टैंक, यानी कि 48 का 35% भाग भरने में कितना समय लगेगा। 1 घंटे में 7 लीटर अगर भर रहा है तो हम साथ ही में लिख लेते हैं 7 एकम 7, 7 पैंते 35, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 लग गया। अब 48/20 आपका आंसर आ चुका है, यानी कि 48/20 घंटे का समय लगेगा। अब इसको और कैलकुलेट करते हैं साथियों, 2 से कैलकुलेट करते हैं 10 आएगा, और ऊपर कैलकुलेट करते हैं तो 10 आएगा, और ऊपर 12 आएगा। और अगर कट करते हैं साथियों तो 5, और ये 12 है तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 बचेगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ 2 सही 2/5 घंटे का समय लगेगा। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका पूरे टैंक को भरने में नहीं लगेगा, यानी कि टैंक को 35% पार्ट भरने में लगेगा। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए देखिए, लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात, यानी कि एक कंपनी में पुरुष 5 हैं तो महिलाएं 4 होंगी, या इसको भी कह सकते हैं कि एक कंपनी में पुरुष 50 हैं तो महिलाएं 40 होंगे। तो यहाँ पर इनका ऐसा अनुपात हो सकता है। उसके बाद ये तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या में, यानी कि पुरुषों की संख्या में 16% की वृद्धि की जाती है और महिलाओं की संख्या में 15% वृद्धि की जाती है। तो उसके बाद जो पुरुषों और महिलाओं का जो नया अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, ये यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। इस सवाल की अगर बात करें आपसे, यहाँ पर साथियों हम लोग देखते हैं क्या, ये जैसे कि मान लीजिए 5, ये 5 एक प्रकार से पुरुष का अनुपात हो जाएगा, और महिलाओं का अनुपात साथियों क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक तरीके से काम करिए साथियों कि 5x हो जाएगा और 4x महिलाओं का अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि पुरुषों के अनुपात में, यानी कि 5x में 16% की वृद्धि की गई है, तो ये 116% हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर अगर बात करें महिलाओं की संख्या में, जो कि 4x है, इसमें साथियों 15% की वृद्धि की गई है, तो 115 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखिए 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 x की गुणा 116 और इसकी गुणा 4x की गुणा 115। अब ये x से x कैंसिल हो गया। अब 5 दूना आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये कितना, 5 या 15 हो जाएगा। 4 से अगर कट करें, 4 दूना 8, 8 हो जाएगा, 3 दूना 36, यानी कि 4, ये आपका 36। ये किसका किसका एक तरीके से अनुपात आ रहा था, आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए साथियों। ये साथियों मेल का अनुपात था, ये आपका फीमेल का अनुपात था। ठीक है। अब मैं आपको बता सकता हूं कि मेल का अनुपात 29 है और फीमेल का अनुपात 23, यानी कि 29:23 आना चाहिए, जो कि कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि 7500 रुपये अंकित मूल्य पर, यानी कि एक वस्तु है उसका मूल्य जो है 7500 लिखा हुआ है। अब एक वस्तु जो 7500 रुपये अंकित रुपए में जो दो क्रमागत छूटें दी गई हैं, जिनमें से पहली 10% है, दूसरी भी कुछ 10, 20, 30 हो सकती हैं। अब कह रहा है कि और इसे दोनों छूटें देने के बाद इसे 5805 रुपए में बेचा जाता है, तो दूसरी छूट बताना है कितनी है। अब साथियों यहाँ पर हम बात करें हम लोग कि यहाँ पर कैसे हो सकता है, इसके दो तरीके हैं। एक तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, एक तो बिना ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए 7500 रुपये की अगर बात करें, इस पर जो पहली छूट दी गई है, मान के ये लिखा ही है कि 10% की छूट दी गई है। अब यहाँ पर इसको 7500 रुपये को 90 रुपये में बेचा गया है। अगर 20 रुपये में लिखता तो 80/100 आ जाता है। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि इसको दूसरी भी छूट दी गई है। अब पता है कि दूसरी प्रतिशत मतलब कि जो छूट मिली है, इसको ऐसे लिखा कि 100 - 10%/100। अब ये क्या हो जाएगा साथियों, 90 हो जाएगा, और 90 बटे आपका 100 कितना हो जाएगा। अब मान लेते हैं साथियों दूसरी छूट आपकी x% है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 100 - x/100 लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे।
अब हम लोग इसको करेंगे 7500 रुपये में। अगर दो छूट दी गई, पहली छूट और दूसरी छूट, तो इसका मूल्य कितना हो जाता है साथियों? 5 रुपये हो जाता है। तो कह रहा है कि दूसरी छूट x है, तो x प्रतिशत का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो इन दो जीरो से अगर हम बात करें, इन दो जीरो से आपके ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अब हम लोग काम करते हैं, क्या काम करते हैं यहाँ पर, आप लोग ये काम करिए कि 75 की गुणा 9 से कराइए। 9 से कराएंगे जब इसकी गुणा, 9 पचे 45 हो जाएगा, और साथ में आपका 63, 64, 65 और 66, यानी कि कितना, यानी कि 675 आपका आ गया। और 675 आ गया, जीरो लगा था तो ये जीरो लग जाएगा, और जीरो लग जाएगा तो बिल्कुल लग जाएगा। उसके बाद साथियों अगर बात करें गुणा 100 माइनस एक्स बटा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और बराबर एक तरीके से क्या आएगा, बराबर एक तरीके से 5805 आएगा। और एक काम करिए कि 100 की गुणा आप इससे कराइए, यानी कि ये 100 आपका यहाँ पर आया और ये 100 आपका यहाँ से हट चुका है। तो यहाँ पर आप बात करें कि अगला स्टेप क्या होगा, ये 6700 जो 50 है ये आपका यहाँ पर आएगा, यानी कि जगह कम है तो मुझे ऐसे करना पड़ रहा है, अगली स्टेप वहीं पर लिखना पड़ रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसको थोड़ा सा क्या करा लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेट करा लीजिए। जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 से अगर इसको कट करते हैं तो 5 कम 5, 5 या 15, 5 25 हो जाएगा। और इसको अगर कट करें साथियों, 5 कम 5, 5 कम 5, 3 जाएगा 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 कम 5, एक जीरो लगा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, जब जीरो लगा हुआ है तो यहाँ पर जीरो यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, जीरो बढ़ा लेते हैं हम लोग। अब इसको जब जीरो बढ़ाएं दोबारा से कट करते हैं तो 5 कम 5, 5 दूना 10 आएगा, 5 सते 35 आएगा। इसको कट करेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। इतनी बात साथियों आपको समझ में आई। अब अगर बात करें साथियों यहाँ पर अगर देखिए क्या बात करते हैं, अब ये काम करिए, इसको 3 से कट करिए। जब इसको 3 से आप कट करोगे तो थोड़ी सी जगह मैं आपको बना लेता हूँ। देखिए 3 से अगर हम कट करते हैं तो ये 3 3 9 कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21, यानी कि यहाँ पर ये 2 गया 22 हो जाएगा, 3 चौको 12, यानी कि इसको अगर कट करते हैं 9 कम 9 और 9 8 72 हो जाएगा। ये तो 77 है, 9 8 72 हो जाएगा, 73, 74, 75, 76, 77, यानी कि 5 जाएगा, ये 54 हो जाएगा। 9 पचे 45, 9 छाक 54, यानी कि मैं कह सकता हूं दूसरी छूट कितनी निकली है साथियों, 86% निकली है। तो ये तो x का मान निकला है। अब हमें पता क्या करना है, 100 माइनस एक्स करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं 100 माइनस एक्स, यानी कि 100 आ चुका है, माइनस आपका 86 आ जाएगा, और ये कितना बचेगा आपका 14% बनेगा। तो आपका जो आंसर जाएगा वो 14% के साथ जाएगा। जिनका आंसर 14% है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए ये क्लास आपको कैसी लगी साथियों, आपने इसमें हिंदी के सवाल देखे, सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर के देखे, उसके अलावा साथियों आपने रीजनिंग देखी, आपने मैथ देखी, सब कुछ आपने देखा जो जो पेपर में आपके आता है। और आपको मेरा मानना है कि अगर आपकी तैयारी 20 है तो आपकी 21 हो गई। इसीलिए एक एक श्रेणी को आपको लेकर सिलेक्शन लेना। मान लीजिए साथियों कि 25 श्रेणियां, हर एक मॉडल पेपर से अगर एक एक श्रेणी चढ़ रहे हो तो इस प्रकार की 25 वीडियो से आपकी 25 की 25 श्रेणियां चढ़ जाओगे। जब आप 25 की 25 श्रेणियां चढ़ जाओगे तो आप सिलेक्शन के इतने नजदीक हो जाओगे, ये समझ लीजिए जितना एक उंगली जितना दूसरी उंगली पर है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 25 सीढ़ियों के चढ़ने के बाद। तो सब्सक्राइब कीजिए। इन 25 क्लासेस को लेने के लिए एग्जाम से के पहले मेरा मानना है कि संपूर्ण सिलेबस आपका यहीं से कवर कर डालूंगा। अगर बात करें प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होगा, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पर आपको एक जो है प्लेलिस्ट वाला सेक्शन दिखेगा, तो आप लोग वहां पर जाइए और वहां से सेक्शन को देखिए। मिलते हैं नए शानदार इंफॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।